इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंट्रल डॉग्मा क्या है एंड पैकेजिंग देखेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डॉग्मा से। One-way flow of genetic information from DNA to protein is called central dogma. So, डीएनए से लेकर प्रोटीन तक का बनना, उसका जो प्रोसेस है डीएनए से प्रोटीन का बनना, आगे बढ़ते हुए उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इस सेंट्रल डोग्मा में हो क्या रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है एंड आरएनए के बाद प्रोटीन बन रहा है। सो ये जो प्रोसेस है डीएनए टू प्रोटीन, ओके, ये जो प्रोसेस है बनने का, इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ओके, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ये हम लोग आगे में और भी इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दे रही हूँ कि द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए थ्रू डीएनए, है ना, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन जब बन रहा होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव डेफिनिट न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास कुछ ऐसा डेफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता है। जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, ओके। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, वो पूरे सेल में ऐसे ही पूरे बिखरे नहीं होते हैं। वो न्यूक्लियस के अंदर, और उनके पास जो होता है न्यूक्लियस, डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है। It is together with some proteins in a region is called nucleoids. So प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं जो कहलाते हैं न्यूक्लियोइड्स। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड्स इज organized in large loops held by प्रोटीन्स। सो ये जो प्रोटीन्स है जिसे हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, वो उसमें क्या होता है, डीएनए एक लार्ज लूप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए की जो पैकेजिंग है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यूकैरियोटिक है, ओके। सो हमें मेनली ध्यान देना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। सो देखते हैं क्या है। इन eukaryotes, DNA is stabilized with positively charged basic protein called histones. सो डीएनए में बेसिकली क्या होता है, सॉरी, यूकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है कि उसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हिस्टोन बोलते हैं, और ये हिस्टोन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स लाइक लाइजीन्स एंड आर्जिनिन्स, ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन्स बोलते हैं, और ये हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंट होते हैं एमिनो एसिड्स लाइक लाइजीन एंड आर्जिनिन, जिसकी वजह से हिस्टोन्स जो हैं, हिस्टोन प्रोटीन, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब क्योंकि एक डायरेक्ट मैं एक लाइन बोलती हूँ कि अब क्योंकि हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके, और हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए फॉस्फेट प्रेजेंट होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो हम जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सो डीएनए अब क्या हो रहा है कि डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और आपस में सब जुड़ जा रहे हैं। आगे अभी हम लोग देखेंगे। Histones are organized to form a unit of 8 molecules called
हिस्टोन ऑक्टेमर। सो अब ये हिस्टोन ऑक्टेमर क्या है? अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ आप एनसीईआरटी में देखोगे कि हिस्टोन्स प्रोटीन जो है वो जनरली जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो 5 टाइप्स के होते हैं। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें H1 है, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 टाइप्स के हिस्टोन्स होते हैं। जिसमें से आप H1 को हटा दो और उसके H1 को हटाकर जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स बच रहे हैं, है ना, 4 हिस्टोन्स प्रोटीन जो बच रहे हैं, लाइक H2A, H2B, H3 एंड H4, ये सब पेयर में होते हैं। ठीक है, ये सब पेयर में होते हैं। तो अब 4 हिस्टोन प्रोटीन जो थे वो पेयर्स में रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8, है ना। और ये सब, ये 8 क्या होते हैं? एक यूनिट बनाते हैं 8 मॉलिक्यूल्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए wrapped around positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा बैक चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ऊपर 4 नीचे 4 है ना, 4 हिस्टोन्स प्रोटीन है जो पेयर में है, तो 8 हो गए। अब ये और ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ये है डीएनए। ओके, अब क्या हो रहा है कि ये ऑक्टेमर, अब क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्टोमेयर है वो, उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये जो डीएनए है वो रैप हो गए हैं पूरी तरह से, और ये चारों एक साथ एक जगह आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये है H1 प्रोटीन। ओके, H1 हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हमने पेयर में नहीं रखा था, वो अलग था। ठीक है, 5 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, जिसमें से H1 को हमने हटा दिया था, तो H2A, H2B, H3 एंड H4 जो हिस्टोन प्रोटीन थे वो पेयर में थे, तो हो गए कितने? 8, वो बनाए हिस्टोन ऑक्टेमेयर बनाए। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं डीएनए रैप हो गए हैं, और इसको कौन लॉक कर रहा है? H1 हिस्टोन प्रोटीन जो था वो उसको लॉक कर दे रहा है। ये एक बन जा रहा है एक न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे। So the nucleosomes are seen as beads on string structure under electron माइक्रोस्कोप। सो अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें एक ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रिंग है जिसमें बीड्स लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, एक मोतियों की माला की तरह आप देख सकते हो बीच बीच में। ये एक एक क्या है? न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, एक एक न्यूक्लियोसोम है जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और इस तरह से अटैच्ड है कि ये एकदम लग रहे हैं कि किसी स्ट्रिंग में बीट्स लगे हुए हैं। ओके, बीट्स लगे हुए हैं। Nucleosome forms the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोसोम जो है वो कंटिन्यूअसली, है ना, ये न्यूक्लियोसोम कंटिन्यूअसली एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं, और बीच में ये किससे अटैच हो रहे हैं? क्रोमेटिन से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इस यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम फॉर्म अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस, और इस तरह से क्या है, एक तरह से रिपीट होते जा रहे हैं यूनिट, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, और सारे एक दूसरे से अटैच्ड है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन इज packaged to form chromatin fibers. Okay, these are further coiled and condensed
at metaphase stage to form chromosome. So हम जानते हैं कि मेटाफेज स्टेज वगैरह में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। हम जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा कि जो डीएनए है वो पूरी तरह से कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। कंडेंस फॉर्म में कैसे आता है, इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो है उससे वो अटैच होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और एक बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं, एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं, है ना, इसी तरह से। और इसी तरह से कंडेंस होते हुए वो फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। अब यहाँ एक टर्म आता है यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। ये क्या है? In nucleus, some loosely coiled regions of chromatin is called euchromatin, and उसके opposite क्या होगा, heterochromatin. In nucleus, some more densely packed region of chromatin are called हेट्रोक्रोमैटिन। सो दोनों में फर्क क्या है कि यूक्रोमैटिन में क्या हो रहा है, लूजली पैक्ड। मतलब अगर हम इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही कंडेंस हो गए हैं, एक दूसरे से अटैच, बहुत ही टाइटली अटैच्ड हो गए एक दूसरे से। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्पेस है वो काफी डार्क दिखेगा हमें, और यहाँ पे अगर आप देखो तो वो लूजली पैक्ड है। अगर आप बोलो दूर दूर में है तो यहाँ पे आपको लाइट स्टेन आएंगे नजर, और यहाँ पे काफी डार्क लग रहे हैं, यहाँ पे ब्लू रेड टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड भी आ रहा है थोड़ा, और स्पेस दिख रहे हैं, है ना। तो यही है हमारा ये जो डार्क है, जहाँ पे डेंसली पैक्ड एरिया है ना, न्यूक्लियोसोम जहाँ पे बहुत ही डेंसली एक दूसरे से सट कर है, पैक्ड है एकदम, ये एरिया कहलाएगा हेट्रोक्रोमैटिन। एंड जहाँ पे लूजली पैक्ड आप देख रहे हो, और क्रोमैटिन का जो स्टेन्स है वो काफी लाइट नजर आएगा, तो इसे बोलेंगे यूक्रोमैटिन। ओके। यहाँ पर अगर आप देखो कि डिफरेंस और क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि क्या है। यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन हेट्रोक्रोमैटिन। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जो लाइट एरिया है, ओके, ये जो लाइट एरिया है जहाँ पे यूक्रोमैटिन एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होगा वो एक्टिव होगा। और जहाँ हेट्रोक्रोमैटिन एरिया है जो डेंसली पैक्ड है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो इनएक्टिव है। ओके। सो डिफरेंस आप देखते जाइएगा कि यूक्रोमैटिन में जो न्यूक्लियोसोम है वो डेंसली पैक्ड नहीं होते हैं, वो लाइट होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं। एंड हेट्रोक्रोमैटिन में बिल्कुल ही डेंसली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइट होते हैं। ठीक है। एंड दूसरा डिफरेंस क्या होगा, इसमें दो तीन डिफरेंस तो मैंने इसमें ऐसे ही बोल दिया कि फर्स्ट डिफरेंस इज कि जो क्रोमैटिन्स है, न्यूक्लियोसोम्स है, वो सारे लूजली पैक्ड होंगे, और हेट्रोक्रोमैटिन में डेंसली पैक्ड होंगे। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें डिफरेंस, तो यहाँ पे जो रीजन होगा वो लाइट रीजन होगा, लाइट स्ट्रेन रीजन होगा, और जहाँ पे टाइटली पैक्ड होंगे वहां पर क्या होगा, डार्कली स्टेन रीजन होगा, है ना। थर्ड हमारा डिफरेंस हो गया क्या, हमारा थर्ड डिफरेंस है और कि यूक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस जो है वो एक्टिव होगा, एंड हेट्रोक्रोमैटिन जहाँ पे डेंसली पैक्ड एरिया है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस जो है वो इनएक्टिव होंगे। यूक्रोमैटिन किस में प्रेजेंट होता है, यूक्रोमैटिन जो है वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड जो हेट्रोक्रोमैटिन है, जो डार्क एरिया है, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड obviously eukaryotin contains less DNA and हेट्रोक्रोमैटिन कंटेन्स मोर डीएनए। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारा जो क्रोमैटिन है एक साथ यहाँ पे अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर लेस होगा। ठीक है।
सो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।